गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं केएस मुरारी आप सबों को एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और आशा है आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो अंत तक देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट अवश्य देंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करते हुए विजयनगर प्रशासन पर चर्चा करता हूं। विजयनगर, जैसा कि बताया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य उभर कर सामने आया, वो था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना संग वंश के शासक हरिहर प्रथम ने किया था, उसके बाद बुक्का प्रथम आया था। खैर, तो आज मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जो है प्रशासन के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। विजयनगर प्रशासन की जब बात करते हैं तो प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर राजा होता था। प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर राजा होता था और राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर में राजा को राय कहा जाता था। सत्तारोहण को पट्टाभिषेक कहा जाता था। किसी भी राजा का जब राज्याभिषेक करवाया जाता था, यानी सत्तारोहण करवाया जाता था, तो उस कार्यक्रम को, उस गतिविधि को जो है सो पट्टाभिषेक कहा जाता था। पट्टाभिषेक राजा के बाद युवराज का स्थान आता था और युवराज के बाद प्रधानमंत्री होता था। राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद होता था जिसको राज परिषद कहा जाता था। राज परिषद राजा का राज्याभिषेक कराता था, यानी पट्टाभिषेक कराता था। राज्याभिषेक कराने वाला जो राज परिषद होता था, यानी पट्टाभिषेक जो कार्यक्रम होता था, तो उस राज परिषद के द्वारा जब राजा का राज्याभिषेक कराया जाता था तो उस राज्याभिषेक के समय जो राज परिषद होता था उसकी सदस्य संख्या 20 होती थी और यह राजा का सलाहकार भी होता था। राज्याभिषेक के बाद जो राज परिषद होता था, उस राज परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभा नायक। राज्य परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और उस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। विजयनगर कई प्रांतों में विभक्त था और इस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के नीचे की इकाई कोट्टम कहलाता था। कोट्टम या फिर बलनाडु। मंडलम के नीचे की इकाई कोट्टम या फिर बलनाडु कहा जाता था। बलनाडु या कोट्टम के नीचे की इकाई नाडु होता था। नाडु कहलाता था और नाडु के नीचे मेलाग्राम होता था। मेलाग्राम और मेलाग्राम के नीचे ग्राम होता था जो 20 ग्राम के बराबर, यानी 20 ग्राम मिलाकर एक मेलाग्राम होता था। कई मेलाग्राम, यानी 20 ग्राम मेलाग्राम, कई मेलाग्राम मिलाकर नाडु होता था। कई नाडु मिलाकर कोट्टम का निर्माण किया जाता था और कोट्टम के कई कोट्टम मिलकर मंडलम का निर्माण होता। तो इस तरह से प्रशासन की जो सबसे निचली इकाई जो थी वह ग्राम था। ग्राम जो 20 ग्राम मिलकर एक मेलाग्राम का निर्माण होता। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे निचली इकाई प्रशासन की वह होती थी ग्राम होता है और ग्राम को उर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम को उर कहा जाता था। ठीक, विजयनगर साम्राज्य में जब प्रशासन के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक स्वरूप में दो व्यवस्था जबरदस्त उभर कर सामने आया था, जिसमें एक व्यवस्था था नायकर व्यवस्था और दूसरा अयंगर व्यवस्था। तो नायकर व्यवस्था और अयंगर व्यवस्था की जब बात करते हैं तो नायकर व्यवस्था और ये नायकर व्यवस्था दो संदर्भों में दिखता है।
एक नायक दूसरा अमर नायक, एक नायक दूसरा अमर नायक। नायक और अमर नायक। नायक जो होता था उसे नकद वेतन दिया जाता था, यानी नकद वेतन प्राप्त करने वाले को नायक कहा जाता था। और यह नायक जो होता था वह सैन्य प्रधान होता था। सैन्य प्रधान, सैन्य प्रधान होता था जिसको नायक कहा जाता था। और वैसे सैन्य प्रधान यानी वैसे नायक जिसको वेतन नकद दिया जाता था वह नायक कहलाता था। और वैसे सैन्य प्रधान या वैसे नायक जिसको वेतन के बदले भूमि प्राप्त होता था उसे अमर नायक कहा जाता था। यानी वेतन के बदले, वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करने वाला, भूमि प्राप्त करने वाला अमर नायक कहलाता था। और यह जो भूमि प्राप्त होता था यह भूमि कर मुक्त होता था, टैक्स फ्री होता था। और वैसी भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। वैसे भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था, अमरम भूमि कहा जाता था। तो नायकर व्यवस्था में यह बात देखने को मिलता है कि नायकर व्यवस्था, नायक यानी कि सेना के प्रधान को नायक कहा जाता था। और वैसे सेना जो नकद वेतन प्राप्त करता था, ये नकद वेतन प्राप्त करता था उसको नायक कहा जाता था। और जो नकद ना प्राप्त करके भूमि प्राप्त करता था उसे अमर नायक कहा जाता था। और वह भूमि टैक्स फ्री होता था और वैसे भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। नायकों से निपटने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता था। नायक पर नजर रखने के लिए या उसके एक्टिविटी पर ध्यान देने के लिए एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति होती थी जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता था। जबकि ये जो अमर नायक होता था, अमर नायक सैन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करता था। और ये नायक जो होता था उसको राज्य परिषद यानी राजा की ओर से साजो सैन्य सामान की व्यवस्था की जाती थी। हालांकि अमर नायक को अच्युत देव राय जो एक शासक हुआ करता था उसने अमर नायक के पद को वंशानुगत कर दिया था। दूसरा संदर्भ जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि एक नायकर व्यवस्था और दूसरा अयंगर व्यवस्था। चलिए अयंगर व्यवस्था की बात कर लेता हूं। अयंगर व्यवस्था जो काफी महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के इतिहास में, प्रशासन के संदर्भ में अयंगर व्यवस्था और नायकर व्यवस्था। तो अयंगर व्यवस्था की बात करते हैं। अयंगर, अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन का आधार अयंगर व्यवस्था पर आधारित। और यह जो ग्राम प्रशासन होता था तो ग्राम प्रशासन का आधार अयंगर व्यवस्था पर आधारित था जो एक स्वायत्त प्राप्त था, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करता था। ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ग्राम प्रशासन जो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का आधार था और इसको संचालित करने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। और इसी 12 प्रशासनिक अधिकारी को जो है सो अयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अयंगर कहा जाता था। ये अयंगर हुआ, यानी अयंगर जो है वो ग्राम प्रशासन का आधार है विजयनगर साम्राज्य में। तो 12 प्रशासनिक अधिकारी को अयंगर कहा जाता था। अयंगर का पद वंशानुगत होता था और अयंगर अपनी भूमि को बेच सकता था और गिरवी भी रख सकता था। ये इसको संप्रभुता प्राप्त थे अयंगर को। यानी जो ग्रामीण प्रशासन पर जो अधिकारी 12 अधिकारी जो होता था उसको वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया जाता था और उस भूमि को वह बेच सकता था या फिर गिरवी भी रख सकता था। अयंगर को जो कर मुक्त जो भूमि प्रदान किया जाता था, अयंगर को वेतन के रूप में भूमि मिलता था और भूमि जो है वो
कर मुक्त था, कर मुक्त था, जिसे मान्य भूमि कहा जाता था, मान्य भूमि, जिसे मान्य भूमि कहा जाता था। जबकि हम यहाँ देखे थे नायक को, वैसे नायक जिसको वेतन के रूप में भूमि प्रदान होता था उसको अमर नायक कहा जाता था, और उसको जो प्राप्त भूमि होता था उसको अमरम भूमि कहा जाता था। लेकिन जो अयंगर है, जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है और उसकी संख्या 12 होता था, उस अयंगर को भी कर मुक्त भूमि वेतन के रूप में प्राप्त होता था, और वैसे भूमि को मान्य भूमि कहा जाता था। जहाँ तक भू राजस्व व्यवस्था की बात है विजयनगर साम्राज्य में, तो कृष्णदेव राय ने भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करवाया था, और उस व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर ही भू राजस्व जो विजयनगर प्रशासन में देखने को मिलता है वह भू राजस्व 1/3 से घटाकर 1/6 निर्धारित कर दिया है। यानी जो 1/3 हिस्सा लिया जाता था भू राजस्व, वह घटाकर 1/6 कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था में जनता के कल्याण के लिए भू राजस्व की दरों में कमी कर दिया है। जहां तक भूमि की बात है विजयनगर साम्राज्य में, तो भूमि विजयनगर साम्राज्य में 6 प्रकार के होते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि 6 प्रकार के होती है। एक अमरम भूमि, अमरम भूमि। दूसरा, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, मान्य भूमि, मान्य भूमि। तीसरा, भंडारवारा भूमि, भंडारवारा भूमि। फोर्थ, ब्रह्मदेय। फिफ्थ यानी 5वां, देवदानम। और सिक्स्थ, अग्रहारा, अग्रहारा। ये 6 प्रकार की भूमि विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। अमरम भूमि, जैसा कि अभी चर्चा किया कि नायकों को जो प्राप्त होने वाली भूमि होती है जो कर मुक्त था उसको अमरम भूमि। मान्य भूमि जो आयंगर को प्राप्त होने वाली भूमि था वह मान्य भूमि कहलाता था। भंडारवारा यानी ऑफिशियल लैंड, भंडारवारा भूमि कैसी होती थी? ऑफिशियल लैंड यानी राजकीय भूमि को भंडारवारा कहा जाता था। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय जो है शिक्षित ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय कहलाता था। देवदानम, देवदानम यानी मंदिरों को दी जाने वाली भूमि देवदानम कहलाता था। और अग्रहारा सैनिकों को दी जाने वाले, जो सामान्य सैनिक होते थे उसको जो दी जाने वाली भूमि था वह अग्रहारा भूमि कहलाता था। ये भी ब्रह्मदेव, देवदानम, अग्रहारा, मान्य, अमरम, ये सारे भूमि कर मुक्त हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र मंदिर होता था, और मंदिर के माध्यम से ही अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित होता था। जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है विजयनगर साम्राज्य में, तो न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था यानी राय होता था। ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था का प्रधान आयंगर होता था। कठोर अपराध के लिए अंग विच्छेद दंड का प्रावधान था, यानी जो जघन्य अपराध होता था, कठोर अपराध होता था, तो उसकी सजा अंग भंग दंड था, यानी शरीर के किसी न किसी अंग को काट दिया जाता था। अपवाद में इस कठोर दंड से ब्राह्मण बचा हुआ रहता था, यानी ब्राह्मण को उस अंग दंड अंग भंग दंड से अलग रखा गया था। सैन्य विभाग को कुंदाचार कहा जाता था। यहाँ तक कि सैन्य विभाग का खर्चा वेश्याओं पर लगने वाले करों से पूरा किया जाता था, यानी गणिकाओं से जो राजस्व गणिकाओं से जो कर वसूला जाता था उसी से उसकी यानी सेना का जो है सो वेतन या फिर खर्चा निकाला जाता था। जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था की बात हम कर लेते हैं प्रशासन के साथ ही, तो दक्षिण भारत में चतुर्वर्ण प्रणाली अनुपस्थित थी। चतुर्वर्ण प्रणाली कहने का आशय है जिस तरह से प्राचीन भारत में
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के स्तर पर 4 स्तर के चतुर्वर्ण प्रणाली स्थापित था, वो दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलता है। और वहाँ मात्र 2 वर्ग थे, एक ब्राह्मण और दूसरा बल्लाल। इन दोनों के अलावे कहीं कहीं चेट्टी और सेट्टी का भी प्रमाण देखने को मिलता है। चेट्टी और सेट्टी जो होता था वो मध्यवर्गीय होता था, यानी मिडिल क्लास का होता था, जो व्यापार और शिल्प के कार्य में लगे हुए रहते थे। विजयनगर साम्राज्य में विधवाओं से विवाह करने पर कर में छूट प्राप्त होता था। यदि कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था तो उस व्यक्ति को कर मुक्त कर दिया जाता। जो टैक्स पेड करता था वो टैक्स नहीं लिया जाता था विजयनगर के राज्य में राजा के द्वारा। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। चूंकि विजयनगर साम्राज्य में सामुदायिक कर के रूप में विवाह कर लिया जाता था, कम्युनिटी टैक्स के रूप में मैरिज टैक्स लिया जाता था। और समाज में उस समय भी विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, इसलिए उस समय विधवा विवाह प्रचलन में था। हालांकि यह विधवा पुनर्विवाह संभ्रांत वर्गीय परिवार में ही प्रचलन में था, सामान्य स्तर पर देखने को नहीं मिलता। संभ्रांत वर्गीय परिवारों की लड़कियां सभी गतिविधियों में शामिल होती थी। संभ्रांत वर्ग की जो लड़कियां होती थी हर गतिविधि में शामिल होती थी। वो लोग अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते थे, यहाँ तक कि शिक्षा के अलावे संगीत और नृत्य में भी नृत्य जैसे गतिविधियों में भी शामिल होती थी। राजा के अंगरक्षिकाओं के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी, यानी राय का जो बॉडीगार्ड होता था उस बॉडीगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया जाता था। मंदिर में देवताओं की पूजा के लिए स्त्रियों को नियुक्त किया जाता था और वैसे स्त्री को देवदासी कहा जाता था। देवदासी के जीविकोपार्जन के लिए जमीन दी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में गणिकाओं का यानी वेश्याओं का महत्वपूर्ण योगदान था। 2 प्रकार के गणिकाएं होती थी, यानी वेश्याएं होती थी, एक स्वतंत्र गणिका और दूसरा मंदिर से जुड़ी हुई गणिका। शिक्षा की जब बात की जाती है तो विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा मंदिरों के माध्यम से दी जाती थी। वैदिक शिक्षा उस समय प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों के सामने विजयनगर प्रशासन के बारे में और विजयनगर प्रशासन के संदर्भ में कुछ बहुत सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा किया हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और इस पर लाइक करते हुए कमेंट अवश्य दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।